हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं साइंस और जीके से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिटनेस। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देखेंगे, है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। टिटनेस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगर सवाल पूछ देगा कि टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। और इस रोग के लक्षण क्या क्या है? तो तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐंठन होगा और जबड़ा बंद हो जाएगा, है ना। इस तरह का आपको लक्षण दिखेगा तो कहेंगे कि टिटनेस रोग हुआ है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, बच्चों को टीटीपी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? परटूसिस। दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, परटूसिस जो लिखा हुआ है ये काली खांसी का दूसरा नाम है ना। और इसी से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है एवं टिटनेस रोग से प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा क्वेश्चन? निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 500 सेकेंड में, है ना। देखिए, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश 500 सेकेंड में पहुंचता है। और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यानी कि सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है ना। पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दुग्ध मेखला, यानी कि मिल्की वे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। यानी कि अगर सवाल पूछ देगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है तो सूर्य है। यह सूर्य जो है पृथ्वी से 1.496 गुणित 10⁻11 मीटर या 150 यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, यानी कि जिसको लाइट ईयर कहते हैं, दूर स्थित है ना। यानी कि जो है पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद क्या बोल रहा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है? तो अल्फा सेंचुरी है ना। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, और एक पॉइंट दिया हुआ है, यह पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो अणु है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु, है ना। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, क्या बोल रहा है? एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट, यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। इसके क्या क्या गुण हैं? देखिए, इसे सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि यौगिक जो होता है ना, उसे सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसका गुण है मिश्रित होने वाले पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं। ये गुण इसका और एक गुण होता है कि मिश्रित होने वाले जो पदार्थों होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, मानव अंग में विटामिन नहीं करता है तो हमारे शरीर में जो विटामिन होता है वो क्या काम नहीं करता है? पाचन में सहायता करना, औषधि के उपापाचन में सहायता करना,
वृद्धि यानी विकास में सहायता करना, या फिर कार्य शक्ति की आपूर्ति करना। यानी कि विटामिन जो होता है हमारे शरीर में क्या कार्य नहीं करता है, तो कार्य शक्ति की आपूर्ति करना, ये काम नहीं करता है। विटामिन का काम ये नहीं होता है, ठीक ना। तो विटामिन देखिए क्या क्या काम होता है, देख लेते हैं। देखिए, मानव अंग में विटामिन कार्य शक्ति नहीं करता है। अब विटामिन कार्य क्या क्या है देखते हैं। देखिए, पाचन में सहायक विटामिन B5 और B12 होता है ना। पाचन में सहायक होता है कौन कौन विटामिन, तो B5 और B12। औषधि के उपापचय में सहायक होता है, यानी विटामिन जो होता है औषधि के उपापचय में भी सहायक होता है, और वृद्धि विकास में भी सहायक होता है। विटामिन जैव उत्प्रेरक है। क्या है, जैव उत्प्रेरक है। यह शारीरिक कार्यों के लिए नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है। यानी विटामिन जो होता है ना, शारीरिक कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन के बारे में सर्वप्रथम फंक ने बताया था। अगर सवाल पूछ देगा कि सबसे पहले विटामिन के बारे में किसने बताया था, तो फंक ने बताया था। और यह कितने प्रकार का होता है विटामिन, यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जल में घुलनशील, और एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है, तो B और C होता है। और वसा में कौन कौन सा होता है, वसा में होता है A, D, E और K होता है ना। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलोजेल गोली जो होता है, इन टेबलेट जो होता है, उसमें क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ देख लेते हैं। देखिए, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलोजेल गोली में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अम्लता यानी कि एसिडिटी कम करने में उपयोगी होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH का होल 3 होता है ना। फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला कभी कभी क्या मतलब बराबर पूछता ही है ग्रुप डी में, है ना। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, MgOH का होल 2। क्या होता है, MgOH का होल 2, जिसे क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, है ना। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल क्या करता है, तो जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान होता है अम्ल का 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल का, और 7 से अधिक होता है क्षार का। और उदासीन कितना होता है, तो 7 होता है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम अम्ल कितना होता है, अम्ल का मान कितना होता है, तो 0 होता है। सबसे अधिक कितना होता है, तो 14 होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन, अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सी है, यानी सबसे आगे मतलब आघातवर्धी कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि सोना। सोना जो होता है सबसे अधिक आघातवर्धी धातु होता है। पॉइंट देखते हैं इसमें कुछ। देखिए, सब अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सी होता है, क्या होता है, तो सोना होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि जो चांदी होता है, चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ, ये जो होते हैं ना, ये अभिक्रियाशील मतलब कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। क्या है, उत्कृष्ट धातुएं हैं। कौन कौन से, तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी। चांदी एवं तांबा विद्युत के सर्वोत्तम चालक होते हैं। चांदी और तांबा जो होते हैं ना, विद्युत के सर्वोत्तम चालक होते हैं। सबसे अधिक विद्युत का चालक किस में होता है, तो चांदी में होता है। उसके बाद किस में होता है, तांबा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आघातवर्धी का तात्पर्य। आघातवर्धी का मतलब क्या होता है, तो वैसी धातु जिन्हें पीट पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकें। उदाहरण के लिए सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, तो अधिक आघातवर्धनी धातु है। और तन्यता का अर्थ क्या है, तो वैसी धातुएं जिसे पतले तार में बदला जा सके। उदाहरण के लिए सोना हो गया और चांदी, ये सर्वाधिक तन्य धातुएं हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है ना। 1 ग्राम अगर सोना लेते हैं तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो पोटेशियम। यानी पोटेशियम जो है ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और सबसे निष्क्रिय धातु कौन कौन सा है, तो औरम है, जिसे सोना कहते हैं, है ना। देखिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए।
ये जो है ना सबसे मतलब कि ये जो है सबसे अधिक है अभिक्रियाशील धातु सोडियम, सबसे अधिक पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। इस तरह से यानी कि अवरोही क्रम में सजाया हुआ है ना, ये सब क्या है अवरोही क्रम में सजाया हुआ है। सबसे कम किसका होता है तो सोना का होता है यानी कि औरम का होता है, फिर चांदी का, फिर पारा का। इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक ना। ये सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 नंबर आराम से दिला देगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मलेरिया रोधी यानी कि एंटी मलेरिया औषधि की तरह उपयोग यौगिक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विन हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। देखिए क्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक होता है। पेनिसिलिन का उपयोग जो होता है प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है, और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एस्पिरिन जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, एस्पिरिन जो होता है क्या है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, जो एनाल्जेसिक एवं एंटीपायरेटिक में उपयोगी होता है। इसे याद कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध उत्तराखंड सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध जो बनाया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा वो किस नदी पर बनाया गया है, इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भागीरथी नदी पर, है ना। यानी कि टिहरी बांध जो बनाया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है। टिहरी बांध उत्तराखंड सरकार द्वारा भागीरथी नदी पर बनाया गया है। फरक्का परियोजना जो है, ये फरक्का परियोजना जो है ना गंगा एवं भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि फरक्का परियोजना किन किन नदियों में बनाया गया है तो गंगा एवं भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगाना के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी एवं भिलंगाना के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, टिहरी बांध का निर्माण कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ था। भारत की सबसे ऊंची नदी बांध टिहरी बांध है। भारत की बोल रहा है, भारत की सबसे ऊंची नदी बांध कौन है तो टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 260.5 मीटर, है ना। और भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है तो डीबीसी है। क्या है डीबीसी, जिसकी स्थापना हुआ है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स का लेखक कौन है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर वेंकट रमन, है ना। आर वेंकट रमन, ये इनका पुस्तक का नाम क्या है तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। इसमें देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट को। माई पुस्तक प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है, आर वेंकट रमन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक लिखी है। अगर सवाल पूछ जाएगा कि इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक किसने लिखा है तो राधाकृष्णन ने लिखा है। आर वेंकट रमन 1987 से 1992 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, है ना। और के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में दोस्तों कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे तो के आर नारायण थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वीवी गिरी द्वितीय मतगणना चक्र के द्वारा निर्वाचित भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे, है ना। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने द हिंदू रिव्यू पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पशुओं की खुरपक्का एवं मुंहपक्का यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज की बीमारी का क्या नाम है, क्या कारण है, सॉरी। पशुओं के खुरपक्का एवं मुंहपक्का यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो बीमारी का क्या कारण है, किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरस डिजीज, वायरस विषाणु, है ना। इसमें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ देखिए। देखिए पशुओं में खुरपक्का एवं मुंहपक्का यानी फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी विषाणु कारण होता है। और विषाणु की खोज किसने किया था, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था, है ना। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एल ल्यूवेनहॉक ने की थी। कीटाणु जिसे को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, यानी कि कीटाणु विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है।
अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे ऐसे रोग हैं जिन जो कि किन किन कारणों से होते हैं वो देख लेते हैं ना। देखिए, पशुओं में विषाणु के कारण, पशुओं में विषाणु होने के कारण, मतलब पशुओं में विषाणु के कारण होने वाले रोग, यानी कि किन किन विषाणु से कौन कौन से रोग होता है देख लेते हैं, है ना। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा, इसके कारण कौन सा रोग, किसमें होता है रोग, तो पक्षियों में कौन सा रोग होता है, तो पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग होता है। और दुधारू पशुओं में, ज़्यादातर भेड़ में कौन सा रोग होता है, तो ब्लू टंग रोग होता है। भैंसों में कौन सा रोग होता है, तो रिंडर पेस्ट रोग होता है। और भेड़ों एवं बकरियों में कौन सा रोग होता है, सिप पॉक्स एवं गोट पॉक्स होता है। और पक्षियों में बर्ड फ्लू होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।